सलाम दोस्तों, लॉकडाउन को अब 2 महीने हो चुके हैं और चाहे हम ये कबूल करें या ना करें, कोरोना वायरस ने हम सब की जिंदगियों को एक दफा झंझोड़ के जरूर रख दिया है। हमारी पुरानी आदतें छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जो कि शायद बुरी बात ना भी हो, और हमारे ना चाहते हुए भी जागने पर मजबूर कर दिया है। इंटरेस्टिंग, मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हो रही है कि कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे अप्रोच किया जैसे कोई इशू ही नहीं है और डिस्काउंट किया इसकी इम्पोर्टेंस को, और कुछ लोगों ने इतना इंटेंस एंशियस रिस्पांस दिया, होर्डिंग हो गई, मार्केट से दवाइयाँ गायब हो गई। तो ये दोनों रिएक्शंस आए हैं सामने लोगों को इसके हवाले से। इस वक्त हम समझिए शॉक की कैफियत में हैं। बेसिकली जब कोई क्राइसिस आता है तो उस वक्त आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, मगर जब वो क्राइसिस निकल जाता है उसके बाद असल में चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं और हमको पता चलता है कि कितना इंटेंस क्राइसिस था और उसने कितना हिट किया पॉपुलेशन को। मगर ये कि दुनिया तब्दील हो चुकी है। लॉकडाउन के ज़माने में बेशतर लोगों ने जितना वक्त अपने घरों पे गुजारा है, शायद इससे पहले कम ही लगातार गुजारा हो। एक तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमें मौका मिला है कि हम अपने ख़ानदान के साथ, अपनी बीवी, शौहर, बच्चे, वालिदैन के साथ वक्त गुजार पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन घरों में जहाँ पे पहले से कोई ना कोई मसाइल चल रहे थे, उनके पास भी अब कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि वो उन मसाइल का सामना करें। और अब पूरी दुनिया में उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनको ये फिक्र भी है कि वो अपने घर का रोजगार कैसे चलाएं। एक्चुअली रिसर्चेस तो ये कहना शुरू हो गई हैं कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। और पहले ये सिचुएशन थी क्योंकि लोग घरों से निकल जाया करते थे काम के लिए, तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाया करता था। अब क्योंकि घर में बैठना पड़ रहा है तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई, और जो भी अब्यूज़ हो रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी बन गई है। देखिए, जो मेरी अप्रोच है बिलीव करती है कि हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी होती है और इंसान के अंदर इन्फिनिट कैपेसिटी है तब्दील होने की, चेंज होने की। मैं ये समझती हूँ कि इस वक़्त जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनकी वजह से इधर वी गो, हम उसको एक मनफी साइड पे भी निकाल सकते हैं और उससे हम लर्न करके अपने मसाइल को, यानी कि उनके लिए हल भी निकाल सकते हैं। तो इंसान की फितरत ये है कि जब उसके सामने बहुत इंटेंस चैलेंज आता है तो वो तब्दील होने पे मजबूर होता है। ये वो वक़्त है, या हम इन हालात का कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाल लें, या फिर हम ये कि इसका फ्रस्ट्रेशंस और अपनी ऊपरतारी करके हम नफ्सियाती बीमारियों का रुख करें। तो ये चॉइस हमारे पास है। मेरा नाम फारा यासिर है और मैं तकरीबन 12 साल हो गए मीडिया में काम कर रही हूँ। डिफरेंट चैनल्स में मैंने काम किया, जिसमें जियो, ARY, एक्सप्रेस, जो बड़े चैनल्स हैं। अभी आजकल मैं BBC उर्दू के साथ एज प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ। मेरा नाम यासिर है और आई विश यासिर इफाना होता, लेकिन वो नहीं है। मैं इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट के कॉलेज में, लेकिन मैं ज़्यादा उर्दू और पंजाबी बोलता हूँ। मैं उन लोगों में से थी जो समझती थी शायद मैं अपना नाम शादी के बाद नहीं बदलूंगी, क्योंकि मैं इरफाना नज़ीर थी तो मुझे लगा ये मेरा नाम है। लेकिन शादी के कुछ अर्से बाद ही मुझे अच्छा लगने लग गया कि अगर मेरे नाम के साथ यासिर लगे तो शायद वो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। तो जिसके बाद फिर मैंने अपना नाम बदला। अदरवाइज पहले मेरा ख्याल था कि ये लड़कियां क्या शादी के फौरन बाद अपना नाम तब्दील कर लेती हैं। सो मेरा ख्याल है इसमें बजाय इसके कि हम ये कहें कि शायद हस्बैंड का नाम लेने से हम थोड़ी नीचे हो गई हैं और हमें हस्बैंड का क्यों नाम लगा लिया है, ये ज्यादा, अगर आपको पता लगता है कि अगर आपका हस्बैंड कितना केयरिंग है, कितना लविंग है, और आपको अच्छा फील हो रहा होता है कि अगर उनका नाम आपके साथ लगेगा, तो ये ज्यादा, मुझे इसलिए ये अडॉप्ट मैंने किया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इनका नाम अपने साथ अच्छा लगा। जनरली तो जो दुनिया में मसाइल है वो पाकिस्तान में भी है, और रिलेशनशिप के अंदर भी कंपैटिबिलिटी के बहुत इश्यूज होते हैं।
एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, लोग समझते हैं कि जिस तरह वो सोचते हैं वही सही तरीका है। अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, शादी से पहले भी बातचीत जब वो शुरू करते हैं तो बहुत केसेस में ऐसे होता है कि वो अपनी बेस्ट पिक्चर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं रिलेशनशिप में तो उनके वो वाली साइड्स भी निकलती हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं दिखाई हुई होती, तो उस सिलसिले में फिर काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। इसके लिए जो अहम चीज़ है वो ये कि आप पढ़ें इंसान क्या है। इंसान एक शख्स एक फैमिली की तरह होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शख्सियात होती हैं। आपने जितनी ज़िंदगी गुजारी, जितनी आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी, वो अभी भी आपके न्यूरल नेटवर्क्स में उसी तरह रिकॉर्डेड हैं। आपने इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि सब कहते हैं जी सबके अंदर एक बच्चा होता है, ये तो सबको पता है, मगर सबके अंदर हर वो किरदार भी मौजूद है जो उसने ज़िंदगी में कम अक्रॉस किया है। और इस कल्चर में एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ये कि लोग क्या कहेंगे। तो आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं या जो आप ग्रो कर सकते हो या और आपके अंदर का जो सच है आप उसको नहीं निकाल पाते बाहर, क्योंकि प्रेशर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। और हैरान कौन बात है, आप अगर किसी से पूछे ना कौन लोग, तो अक्सर वो सोच रहे होते हैं कौन लोग, फिर उनकी वो कहते जी आवाज़ आ रही है, अम्मी कह रही हैं, लोग क्या कहेंगे, अब्बा कह रहे हैं। तो इंडोक्ट्रिनेशन है, आपको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि आपके अंदर डर बैठे। जब डर अंदर जाता है ना तो आपका सच बाहर नहीं आ सकता। तो आप में इतना अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा है, कहाँ से कहाँ आसमानों को छू सकते हैं। तो आपका डर आपको बिल्कुल ज़मीन के साथ ना लेवल कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपनी ज़ात को पहचानें, अपने आप को पहचानें, बाहर ना देखें, अंदर देखना शुरू करें और अपने अंदर ढूंढें वो जो डिविनिटी अल्लाह ताला ने आपके साथ आपके अंदर ब्रीद इन की है, उसको ढूंढें और अपनी मेराज की तरफ सफ़र करें। तो नहीं, बिल्कुल लव मैरिज नहीं थी, प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। और जैसे एक होता है कि पेरेंट्स मेरे देखने गए हैं, और जब वो इनको देखने गए तो उसके बाद जब मुझे नाम पता चला तो मैंने सोशल मीडिया की बरकत से मैंने फ़ौरन सर्च किया और इनकी फ़ोटो देखी कि ये यासिर चड्ढा है। और जो मैंने फ़ैसला किया था कि हाँ, ये बंदा ठीक है और इससे शादी कर लेनी चाहिए, वो ये था कि 2012 की बात है, सलमान तासीर मर्डर हुआ था। उस वक़्त आपको याद होगा सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डिवाइड थी। कुछ लोग उनकी फ़ेवर में थे कि बहुत अच्छा उनको मार दिया गया, कुछ उनकी। मैंने इनका फ़ेसबुक पर सिर्फ़ एक स्टेटस पढ़ा, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, हाँ, ये बंदा ठीक है, इससे मेरा ख़्याल है शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो कह रहे थे जो मैं सोच रही थी। मैं वो जो डिवीज़न था, उसकी जिस साइड पे मैं थी, ये भी मुझे लगा कि ये भी वो साइड है। तो बस ये इसके बाद मैंने कहा कि हाँ, इस बंदे से शादी कर लेनी चाहिए। ये बताएँगे कि इन्होंने क्या सोचा था कि क्यों इससे शादी कर लेनी चाहिए? मुझे ये लगता रहा या किसी भी वक्त लगता रहेगा कि मुझे अट्रैक्शन ही उस बंदे से फील होती है जो फ़ाल शख्सियत हो। और मुझे लगता है कि अगर एक खातून, एक लड़की पढ़ी लिखी हैं और वो अपनी उस पढ़ाई लिखाई को एक एक्टिवली किसी इस्तेमाल में नहीं ना ला रही, तो मुझे वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। मुझे स्ट्रांग लोग ज़्यादा पुरकशिश लगते हैं, जो कुछ हों और फिर भी वो आपके अपने हों। लेकिन ये था कि शुक्र है जो मिनिमल घर वालों को भी ब्रॉडर हमारे वो फैमिली को भी आ जाएंगे कि चलो जी जट के अंदर गए हैं, चीमा है वो। और मुझे ये था कि अच्छी शुक्र है पढ़ी लिखी हैं, अच्छी शक्ल वाली हैं, सो इट माइट गो वेल। दूसरा चीमा और चट्टा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है चीमा और चट्टा मशहूर, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो फिर हम खुद भी इंजॉय करते हैं, और हमने उसके ऑनर को भी ये बात बताई कि हम भी से एक चीमा और एक चट्टा है। स्पेस रिश्ते में होना बहुत अहम है। एक्सट्रीम्स देखी गई हैं कि या तो इतने दूर चले गए लोग कि उन्होंने अपनी अपनी दुनिया बना ली है, और या इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इनटू ईच अदर हैं, इतने ज़्यादा यानी कि ज़िंदगी में मुदाखलत है कि सफोकेशन हो रही है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है वो ये है कि उन चीज़ों पे आप इकट्ठे हों जिन पे आप यानी कि आपके कॉमन इंटरेस्ट की हैं और जिसमें आप एक दूसरे से सपोर्ट इलिसिट कर सकते हैं। ऐसे मुमकिन है कि कुछ एरियाज स्पाउसेस के बीच में इस तरह के हों कि वहाँ पे वो एक दूसरे से डिफ़र करते हों, और अगर वो डिफ़र करते हैं तो उनको अपने अपने स्पेस में अपना मसला खुद भी वो उस पर डिलिब्रेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसका कोई हल निकाल सकते हैं। बट ये जो बैलेंस रखना है ना जी कि कम टुगेदर एंड थोड़ा फिर वापस आप चले गए, फिर आ गए, क्योंकि ये फितरत का कानून है। अपने ड्रीम्स को परसू करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए।
जो मियाँ होता है उसने तो करियर अपना करना ही होता है, सो उसकी एक उसकी फिर जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लड़कियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, वो ज़्यादा अच्छा मैनेज करना जान जाती है, क्योंकि जब आप ऑफिस मैनेज कर रहे होते हैं तो अपने घर को भी आप ज़्यादा अच्छा मैनेज कर पाते हैं। वो चूँकि जब आपके आपके मियाँ भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप कुछ करना भी चाहते हैं, तो वो ये वाली ज़िंदगी जो है ना, वो उसमें आप उनके बिल्कुल साथ, वो एक होता है ना कि आप नीचे दब के बहुत ज़्यादा नहीं वो हो जाते कि क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जो कि जिसमें अगर औरत काम नहीं कर रही होती तो उसके मियाँ उसको अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि तुम करती क्या हो, या क्योंकि वो अगर लड़की घर में काम कर रही है तो उसको वो उस तरह एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। वो समझते हैं कि ये क्या बच्चे ही भाग रही है ना, क्या कर रही है। तो लेकिन जब आप वो भी काम कर रहे होते हैं और घर के भी काम कर रहे होते हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो कभी-कभी मुझे जैसे खुद को लगता है कि हम कुछ सुपर वुमन होती हैं जो ये सारे काम कर रही होती हैं ना, तो मुझे अपना आप अच्छा भी लग रहा होता है, प्राउड भी फील कर रही होती हूँ, और मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी इससे मिलता है। आई फील गुड कि मैं अभी देखें घर में बच्चे के साथ में डायपर बदल रही थी और अब मैं यहाँ आके मीटिंग में एक अच्छे लेवल की मीटिंग में अपनी एक बात किसी को समझा रही हूँ। एक अच्छी कोहेसिव फैमिली के लिए ये ज़रूरी है कि हम आपस में वो लोग दरगुज़र से रहें। दरगुज़र का मतलब ये कि टॉलरेंस प्रैक्टिस करें, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करें, कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर प्रैक्टिस करें, रादर देन कि क्रिटिकल हो या परफेक्शन की तरफ जाएं। कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जब भी दो इंसान, चार इंसान इकट्ठे होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मगर कॉन्फ्लिक्ट को अप्रोच क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम इसके साथ इज़्ज़त के साथ रह सकते हैं कि हम हमारे इख्तिलाफ राय है? तो एक चीज़। दूसरा, बच्चों के लिए बहुत अहम जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि अल्लाह ताला बच्चे को ना एक इंटेलिजेंस के साथ दुनिया में भेजते हैं। जिस तरह बीज होता है ना, उसको पता होता है उसके अंदर कौन सा दरख्त छुपा हुआ है, इसी तरह बच्चे के अंदर भी हर कंप्लीट इंटेलिजेंस मौजूद होती है। पेरेंट्स को ना फैसिलिटेशन करनी है। जिस तरह बीज आप मिट्टी में लगाते हैं और बाकी हवा और पानी उसको देते हैं तो वो खुद ब खुद बड़ा होता है, दरख्त बनता है। इसी तरह इंसान भी हैं, अगर आप उनको सही इन्वायरमेंट दें तो वो बेहतरीन शख्सियात बन सकती हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी फैमिली में कोहेजन हो तो मॉडल करें वो बिहेवियर, बोला कम करें, प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं बच्चा पोलाइट हो तो आप लोग भी बच्चे के भी एहतराम करें। फिर घर में गुंजाइश होनी चाहिए कि बच्चा वो बातें आके बता सके, तो फाइंड आउट करें कि आपके लिए टैबूज़ क्या हैं, आप किन बातों पे मुश्किल महसूस करते हैं बोलना, उनको दूर करना है। क्योंकि अगर बच्चे के पास घर में जगह नहीं है कि वो आके अपने मुश्किलात का इजहार कर सकता है या अपनी जो भी वो डिफ़िकल्टी लाइफ में या स्कूल में या कहीं पे फेस कर रहा है, अगर वो पेरेंट को नहीं आके बता सकता, वो कहीं और जाएगा। हमने अपने बच्चों से सिर्फ इसके कि ये अच्छा पढ़े, अच्छे इंसान बने, इसके अलावा कोई तवक्को नहीं रखी। वो एक होता है ना कि हमारी खिदमत करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे, नो। बट जिस तरह यासर कहते होते हैं कि सिर्फ वो अपनी सेहत को नुकसान ना पहुँचाए। एक्सपेक्टेशंस जो है ये बहुत बड़ा सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर में फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आपने सिर्फ उन्हें इंस्पायर करना है। बल्कि छोटे-छोटे हम उन्हें अभी छोटी सी एज में ये कह रहे होते हैं कि जी उन्होंने अपने पहनने की चीज़ खुद पिक करनी है। भले वो गलत करें, छोटी-छोटी चीज़ें खुद चूज़ करनी है कि वो एक कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी में छोटे होते से मिले कि हम पैट्रोनाइज़िंग ना बने। वी आर पेरेंट्स। हाँ, जिस वक़्त वो हार्मफुल किसी ऐसी चीज़ में मतलब दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स या दे समहाउ आर एक्सपोज्ड टू अ हार्मफुल सिचुएशन, हमारा वहाँ पे उस वक़्त तक जब तक वो खुद उस मैच्योरिटी की एज में नहीं आते, हमने कुछ करना, बाकी उनको डेवलप होने देना एज़ पर्सन्स। ज़ाती तौर पे मैं ये समझती हूँ कि मर्द और औरत कम्प्लीमेंट्री हैं और उनको एक दूसरे को समझ के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा दीन भी कहता है, कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला इसी तरह मुखातिब करते हैं। और ये कोई मर्द वर्सेस औरत का कोई रेस नहीं है, इससे निकलना कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि रवायती फैमिली के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ सूरत में औरत जो है उसको अपना रोल अदा करना है और उसकी हैसियत जो है तो मर्द से बहुत नीचे है, वो एक अनपेड मुलाजमा है घर की, तो यकीनन इस किस्म की सोच रखने वाले हजरात के लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि औरत ने कैसे अपने लिए आवाज़ उठाई।
اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے، بلکہ جو فیمنزم کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک بہت زیادہ اپہیول میڈیا کے اوپر بھی آنا شروع ہو گیا تھا، اور ایک سلوگن تھا جس کے میری میرا جسم میری مرضی، وہ اتنا بلون آؤٹ آف پروپورشنلی ابیوز ہوا اور فضول ڈسکس ہوا. دیکھیے اس میں جو پہلی چیز تھی، خاتون کی باڈی ہے تو مرد مشکل ہے کہ سمجھ پائے کہ وہ کیسے کمنٹ کرے اس کے اوپر، بیکاز آپ اس باڈی میں نہیں ہیں، نمبر ون. دوسرا یہ کہ اس کو انٹرپریٹ کرنے سے پہلے کہ خواتین کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے، اور گالم گلوچ تک بات گئی، انٹرپریٹ کرنے سے پہلے آپ اس خاتون سے پوچھیں آپ کا اس سے مطلب کیا ہے، وٹ ڈو یو مین بائی دس، کہ میرا باڈی میری مرضی یا میرا جسم میری مرضی. کیونکہ آپ کو جو مطلب سنائی دے رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب اس سلوگن کا ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت خواتین نے اس بات پہ میرے سے بات کی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے لیے ہماری باڈی کو ہماری مرضی کے بغیر ٹچ بھی کیا جاتا ہے، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمیں ہراس بھی کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کو اپنا آپ کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. کیونکہ دنیا اس قدر تبدیل ہو چکی ہے، اب تعلیم کے حساب سے خواتین اور حضرات تقریباً برابر آگے، جاب اپرچونٹی کے حساب سے بھی برابر آگے. بہت جگہوں پہ خواتین کو زیادہ اپرچونٹی دی جاتی ہے، بیٹر ورکرز ہیں. غریب طبقے میں میرا جو تھوڑا سا آبزرویشن ہے وہ یہ کہ خواتین بچے بھی پال رہی ہیں اور نوکریاں بھی کر رہی ہیں، اور بہت سارے ان کے حضرات جو ہیں وہ یا نشوں میں پڑے ہوتے ہیں یا بے روزگار ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مار بھی کھا رہی ہوتی ہیں. تو جب اوپریشن ہوگا نا تو اس طرح کی تبدیلی تو آنی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیمنزم کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا کام ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے مسائل کو پوچھیں، ان کا حل نکالیں، مل کے چلیں. انسانیت مل کے چل سکتی ہے، نہ مرد الگ چل سکتے نہ خواتین الگ چل سکتی ہیں. میرا خیال ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، سب سے زیادہ ضروری جو ہے، اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں. میرا خیال دوسرے کو اپنے امیج پہ دیکھیں کہ کبھی کبھی آپ کو بھی وہی عرفانہ نے اسپیس والی بات کر دی کہ دوسرے کو عزت دیں، اور دوسرے کو یہ دیکھیں کہ وہ بھی کسی وقت اس کے ہارمونز بھی کسی وقت ایسے آگے پیچھے ہوئے ہو سکتے ہیں. سو اگر ایک کسی ایسی اسٹیٹ پہ ہے فار اینی ریزن تو آپ تھوڑا برداشت اس لمحے زیادہ برداشت دکھا لیں. ایک اور چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دوسرے کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ جو ہیں آپ ہیں، وہ جو ہے وہ ہے. سو ایک دوسرے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں، ایک دوسرے کی جو ان میں ہے اس کی رسپیکٹ کریں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے آپ کا، پھر دیکھیں کہ رشتہ اپنے ساتھ بہتر ہوگا تو اسپاؤس کے ساتھ رشتہ بہتر ہوگا، اور وہاں پہ جب عزت و احترام آ جاتا ہے تو اس کے بعد بچوں کے لیے ماڈلنگ بن جاتی ہے، تو فیملی پھر تقریباً گڈ انف ہو جاتی ہے. پیار ہی کا اظہار رشتوں میں ہوتا ہے، پیار ہی اپنا راستہ بناتا ہے رشتوں کی صورت میں، شادی کی صورت میں، نئے جیون کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، خاندان کی شکل میں. اور جب کئی خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں تو قبیلہ بن جاتا ہے، اور جب کئی قبیلے آپس میں جڑ جاتے ہیں تو قوم بن جاتی ہے. اور آج کی دنیا میں تمام جنگوں کے باوجود قومیں بھی ایک دوسرے سے زیادہ مل جل رہی ہیں. یہ پیار کا سلسلہ ہمیں آگے کہاں تک پہنچاتا ہے کون کہہ سکتا ہے، لیکن اس سارے مرحلے میں ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ان بنیادی رشتوں کو نہ بھولیں، بلکہ پیار کا دائرہ خود سے شروع کر کر اپنے خاندان تک، اپنے قریبوں تک، اپنے محلوں تک، اپنے ملک تک اور پوری دنیا تک پھیلاتے رہیں.